हेलो एंड वेलकम आर माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू एंड सुप्रभात, है ना। आज इस टॉपिक की बात करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग जो भी इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, आप उसको क्विक बेसिस रिवीजन पे उसको देखते रहिए। आपको ये आप समझिए कि जितना ये टॉपिक मैं कवर करा रहा हूँ, अगर आपने इसको देख लिया तो जो आपने एक साल से स्टडी किया था, जो भी आपने पढ़ा था, वो आपको जल्दी ही समराइज हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे और प्लीज़ इसको आप जरूर शेयर करिए अपने ग्रुप में। जो आपके मित्र हैं, जो भी फ्रेंड हैं, उनको ग्रुप में शेयर करिए और बताइए कि ये क्विक बेस पे है क्लासेस। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन मेरा एफर्ट यही है कि जिस प्रकार से विदाउट आपको क्लासेस पढ़ाई जाती हैं पेन किताबों से, मैं उसी तरह आपको फील ये आए कि हाँ भाई हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो आई होप कि ये क्लास मेरी आपको अच्छी लग रही होगी और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आज हम उसको कवर करेंगे और उसको एंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट मिनट, वीडियो सही है, रिकॉर्डिंग मोड पे, ठीक है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले जो टॉपिक छोड़ा था, हमने डिस्कस करने के लिए वो था ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक था अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये दो चैप्टर, ठीक है, दो टॉपिक। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को बात करने से पहले ये दोनों होते क्या है। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कंपनी हो, इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्री हो, जो भी हो, वो कंपनी के लॉ के द्वारा बनी होती है, उसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करती हैं। तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये सेक्टर। चलिए देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या है। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये होता है जहां पे रूल लॉ हो गया, रूल लॉ हो गया है ना, किसके द्वारा फॉलो किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है, जो रूल और रेगुलेशन बनाए हैं, उसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, अगर उसके द्वारा फॉलो करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर। और फिर क्या क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना, की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कंपनी एक्ट के द्वारा वो बनी हो, कंपनी एक्ट के द्वारा, है ना, या कंपनी लॉ भी होता है, कंपनी लॉ के द्वारा, है ना। लेबर लॉ हो, क्या हो? लेबर लॉ हो उसमें, है ना। उनमें क्या हो? ग्रेट्युटी मिलती है, वो उनको मिलता हो, है ना। और उसके साथ साथ मैटरनिटी बेनिफिट मिले। जो अगर कोई वुमन जॉब करती है वहाँ पे है, तो मैटरनिटी बेनिफिट क्या होता है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने से पहले और बाद में लीव मिलता है, और लीव के ड्यूरेशन के दौरान भी उनको पैड लीव मिलती है, उनको उसका पैसा मिलता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? मैटरनिटी लीव कहते हैं। ग्रेट्युटी क्या होता है? जब कंपनी में आप काम करते हैं उस समय आपको ग्रेट्युटी के रूप में दिया जाता है ना। अब आपको क्या हो गया? कंपनी एक्ट के द्वारा फॉलो करता हो, लेबर लॉ बना हो, है ना। अब वहाँ पे जो भी रूल और रेगुलेशन हो लेबर के लिए बने हो, जो भी वर्कर वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए संस्थाएं काम करती हैं वो, ठीक है। अब उसके साथ साथ वहाँ पे मिनिमम एक चीज और, वहाँ पे आपका ये भी हो, मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट बना हो, है ना, मिनिमम वेजेस एक्ट भी बना हो। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी संस्थाएं हैं मतलब उनको अगर क्या जो मतलब पीएफ, सॉरी, उनका पीएफ भी कटता हो, है ना। तो ये सारे जो टर्म हैं, ये कंपनी या जो बनती है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनी हुई संस्थाएं होती हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट से सारी चीजें अगर मतलब हो रही हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये इतना फॉलो किया कि अगर आप आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें आप फॉलो कर रहे हो, और भी चीजें हैं, अब इसमें 3-4 चीज लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जो भी कंपनी आपने बनाया है वो क्या हो? एक कंपनी के तहत कंपनी लॉ या क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एक्ट के द्वारा बनी हो, है ना। इंडस्ट्रियल एक्ट होता है, कंपनी लॉ होता है, उसके द्वारा बनी हो। उसके साथ साथ लेबर लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वहाँ पे ग्रेट्युटी मिलती हो, मैटरनिटी लीव मिलता हो, है ना। और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, उनको लेबर लॉ के अकॉर्डिंग सारी चीजें वर्क करती हो। उसके साथ मिनिमम वेजेस एक्ट फॉलो होता हो, वर्किंग आवर जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किया जाता है उतना रखा जाता हो। अगर ओवर वर्क कर रहे हैं उसका क्या हो, इनको
एक्स्ट्रा पैसे मिले, है ना, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो होता है कि अगर आप वर्किंग आवर से ज़्यादा अगर काम करते हो पैसे आपको मिलते हो। तो अगर इस प्रकार के रूल और रेगुलेशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, कोई भी कोई भी कंपनी है, अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करती है तो इस यहाँ पे काम करने वाले लोगों को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर। और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनकी जो है हेल्थ सिक्योरिटी होती है, हेल्थ सिक्योरिटी होती है ना। और उसके साथ साथ इनको हाउस और अलाउंसेस भी अगर कुछ कंपनियां भी देती हैं, ये मिलता हो इनको। और उसके साथ साथ मान लीजिए कि जॉब की सिक्योरिटी हो, क्या हो, जॉब सिक्योरिटी दी जाती हो, है ना, मेडिकल फैसिलिटी इनको दी जाती हो। जब ये सारी चीज़ें जब किसी भी संस्था में मिलेंगी, गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के तहत चलेंगी, इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर। इस प्रकार की संस्थाओं क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अब एक लाइन से आप कह सकते हैं कि जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और कानून हैं, जो भी लॉ है, अगर कोई भी संस्था उसको फॉलो करती है उसे बोलेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसमें क्या है, अनऑर्गेनाइज में देखिए, अनऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है जहाँ पे इसमें कोई भी लॉ, जो भी लॉ बनते हैं यहाँ पे, लॉ हो गया, रूल एंड रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन जो रूल और रेगुलेशन जो होते हैं वो फॉलो नहीं होते हैं, नॉट फॉलो। मतलब इसमें गवर्नमेंट की तरफ इतनी सारी चीजें जब फॉलो नहीं होती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे में कोई शॉप है ना, आप बार्बर की शॉप है, ठीक, उसके साथ साथ रिक्शा वाला है, या फिर कोई लेबर है, कोई काम करता है ना, और उसके साथ या फिर कोई ड्राइवर है। अब ये सारी जो चीज़ें जहाँ पे होती हैं, इसमें कोई भी नियम के तहत काम नहीं होते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो इस प्रकार के सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्यों भाई, इसमें देखिए क्या इनको कंपनी एक्ट के द्वारा बनते हैं, जब चाहे तब काम करते रहते हैं, अधिक से अधिक काम करते रहते हैं, जितना ये काम करेंगे। कहीं भी मान लीजिए अगर किसी घर बन रहा है और वहाँ पर लेबर की मजदूरी कर रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादा ज़्यादा काम करते हैं। ये है नहीं कि भाई अगर आप इतना करोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, वो जितना हायर बोलेंगे उतने पे उनको काम करना पड़ता है। अब अगर यही है कि अगर मिनिमम वेजेस एक्ट अगर फॉलो होता है तो भाई कहीं भी काम करेंगे तो उनको इतना उनको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो जहाँ पर ये सारे नियम लागू नहीं होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते हैं। लाइक दैट आपके कोई शॉप खोल लिया है, रिक्शा वाले हैं, ड्राइवर है, या फिर कोई लेबर कोई काम कर रहा है ना, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आई होप ये दोनों डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आप इतने पॉइंट भी लिख देते हैं ना दोनों में, तो आई होप को अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रोटेक्ट, इसको हम रब कर रहे हैं। हम इसके बात करेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट, है ना, वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये बोला जा रहा है कि हम किस प्रकार से अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होते हैं उनको किस प्रकार से हम बचा सकते हैं। भाई इनको भी तो जॉब सिक्योरिटी की जरूरत है, ये भी तो हमारे सोसाइटी के पार्ट हैं, है ना, सोसाइटी के पार्ट हैं। तो भाई इनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोशल सिक्योरिटी कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, है ना, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी आपको दे सकते हैं इनको, हैं। और इनको क्या नाम है, इनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जा सकती है ना, ट्रेनिंग दी जा सकती है इनको, मतलब कोई भी काम करने से इनसे पहले इनको ट्रेनिंग दी जाए। और उसके साथ साथ इनको और हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ इनको हम मेडिकल फैसिलिटी हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, और उसके बाद जॉब की सिक्योरिटी दी जाए, जॉब की सिक्योरिटी दी जाए, है ना, जॉब की सिक्योरिटी दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, ठीक है, जॉब की सिक्योरिटी दी जाए। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इनको सोसाइटी में, जो सोसाइटी में है, अगर कहीं किसी सोसाइटी में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, है ना, तो इनको क्या किया जाए, इनका रजिस्ट्रेशन किया जाए, क्या किया जाए, रजिस्ट्रेशन किया जाए,
ठीक है, इनका रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, इनको कम से कम अगर कम से कम कुछ भी नहीं तो इनको पेंशन देने की व्यवस्था की जाए, है ना, पेंशन देने की व्यवस्था की जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ पेंशन और इनको कम से कम ये हो कि इनके हाउस जो होते हैं इनको हाउस प्रोवाइड किए जाए। भाई बहुत ऐसे लोग हैं जो इनके पास हाउसेस नहीं होते हैं, तो उनको हाउस दिया जाए, जैसे प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री हाउस योजना है उसके तहत, है ना, घर बना दिया जाए। और उसके साथ साथ आप इनको ये कह सकते हैं कि ये जहाँ पे घर पे रहते हैं, है ना, इनको कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लाया जाए कि कम से कम कहीं भी काम करें तो इनको एक मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत इनको पेमेंट मिल सके। तो अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अर्बन सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं इनको हम इनके राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे में इनको सोशल सिक्योरिटी के रूप में देखा जा सकता है, इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, मेडिकल फैसिलिटी हो, इनको जिस जॉब करना है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, है ना, जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं, इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया जाए, है ना, और उसके साथ साथ इनको क्या है हाउस जो है इनको प्रॉपर दे सकते हैं आप, है ना, और उसके साथ मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो किया जा सकता है। अगर ये सारी चीजें अगर इनके साथ हम करते हैं, है ना, और इनको सोशल सिक्योरिटी का मतलब है इनको एक्सप्लॉयटेशन न किया जाता हो, है ना, इनको प्रॉपर टाइमली इनका वर्किंग पीरियड भी फिक्स किया जाए, है ना। तो अगर ये सारी चीजें अगर हम करते हैं और कहीं ना कहीं इनके लिए अगर ये सारी चीजें करने के बाद हम इनको इनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर एग्जाम में पूछ दे कि भाई आपके पास क्या क्या आइडियाज हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके राइट कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप ये 4 अपॉइंटमेंट लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब लास्ट टॉपिक बचा है आपका सेक्टर बेसिस ऑन द ओनरशिप, मतलब कुछ सेक्टर ऐसे हैं किस बेसिस पे कार्य करते हैं, है ना। जिसके पहले हमने बताया था ना आपको, वीडियो चल रहा है ठीक है यार। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि कल मैंने वीडियोस बनाए थे 25-6 मिनट के और ये माइक डिस्चार्ज होने की वजह से पूरा का वीडियो लॉस चला गया, इसलिए मुझे ये देखना पड़ता है और वीडियो देखना पड़ता है क्योंकि इंडिविजुअली रिकॉर्ड करता हूँ ना, इसलिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए हमने सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर ये पढ़ा था, और हमने इनको बताया था कि किस प्रकार से सबसे अधिक भागीदारी किनकी है, टर्सरी सेक्टर की। लगभग में अगर परसेंटेज पूछ दे तो आप लिख सकते हैं करीब करीब 54.7% इनकी भागीदारी है जीडीपी में। किसमें भाई, जीडीपी में ही होगा ना, जीडीपी में। और करीब करीब इनकी जो भागीदारी है 27.6% है, और इनकी भागीदारी करीब करीब है 25.7% है। ये ऑलमोस्ट समथिंग अप एंड सॉरी 25 नहीं 7.7%, ठीक है। आप डेटा एक बार देख सकते हैं। तो देखिए सबसे अधिक हम प्राइमरी सेक्टर, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर है, ये मैन्युफैक्चरिंग है और ये सर्विस है, ये सर्विस है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये सर्विस सेक्टर है। और उसके साथ साथ देखिए सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक हम देख रहे हैं कि अगर पूछ दे कि सबसे बड़ा योगदान, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा योगदान जीडीपी का कौन सेक्टर देता है, तो ये सर्विस सेक्टर देता है। अगर परसेंटेज में पूछ दे तो लगभग में 54% या 55% समथिंग, और सबसे कम एग्रीकल्चर वाला, और उसके सेकंड पे कौन सा है आपका सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं सेक्टर ऑफ द ओनरशिप, है ना, एक टॉपिक आपका ये लास्ट है, सेक्टर ऑफ द ओनरशिप, सेक्टर ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या है कि भाई देखिए सेक्टर कौन कौन से आपके आएंगे, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर आएगा, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर आपका आ गया, है ना। उसके बाद ज्वाइंट सेक्टर आएगा आपका, ज्वाइंट सेक्टर आएगा, और एक आपका ट्रिपल पी मॉडल आएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यही टॉपिक है जो आज हम पढ़ा करके आपको एंड करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर। देखिए पब्लिक सेक्टर वो पब्लिक सेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो गवर्नमेंट संस्थाएं जितनी भी होती है ना, उनके जो सेक्टर होते हैं उनको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए रेलवे क्या है, रेलवे क्या है, एक गवर्नमेंट एंटिटीज है ना, गवर्नमेंट एंटिटीज है। जैसे आरबीआई हो गई, ठीक है ना, ये इंडियन रेलवे हो गया, हमने बताया ही था, इंडियन रेलवे हो गया, आरबीआई हो गई, ठीक है, आरबीआई हो गई। उसके साथ साथ आपका ये क्या नाम है, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, ये हो गया।
OICL हो गया, इसको क्या सॉरी LIC को कह सकते हैं, LIC को कह सकते हैं। तो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं या इस प्रकार के जो सेक्टर हैं ये किसके अधीन आते हैं? भारत सरकार के। ये भारत सरकार की एंटिटीज हैं। तो इस प्रकार के सेक्टर क्या कहेंगे हम? पब्लिक सेक्टर। इसकी जो ओन होते हैं, जो मालिकाना हक होता है गवर्नमेंट के पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। मतलब ये ऐसा सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और इसका ज्यादा जो मालिकाना हक होता है, जो अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। इस प्रकार के सेक्टर को हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से आएंगे? इंडियन रेलवे, RBI हो गया, सेल हो गया, LIC हो गया, फॉर एग्जाम्पल। और तो बहुत है सारे। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। देखिए ऐसे सेक्टर जो होते हैं जो खुद प्राइवेट सेक्टर ओन करते हैं। मतलब उनके कहने का मतलब यह है, प्राइवेट सेक्टर ओन करने का तात्पर्य यह है कि ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका मालिकाना हक उनके पास खुद का होता है। जैसे मैंने अगर कोई कंपनी खोली है ना, कोई भी कंपनी मैंने खोली, तो सारे जो शेयर हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, मैं कर रहा हूँ, तो उसका मालिकाना हक मेरे पास होगा था। वो कंपनी कैसी होगी? प्राइवेट कंपनी होगी। तो इस प्रकार से ऐसी कंपनी जैसे मान लीजिए टाटा है ना, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, ठीक है, इन्फोसिस हो गई, है ना, इन्फोसिस हो गई, है ना, एयरटेल हो गया, ठीक है, एयरटेल हो गया, और महिंद्रा हो गई, ठीक है, महिंद्रा हो गई। उसके साथ साथ बहुत सारी कंपनियां इस प्रकार से है ना, और क्या नाम, महिंद्रा हो गई, और उसके साथ साथ अब और भी कंपनियां जैसे BMW है ना। इस प्रकार की कंपनियां क्या हैं? प्राइवेट सेक्टर ओन कंपनी है। जैसे टाटा है ना, मारुति की है, क्या नाम है, इनोवा की है। इस प्रकार की जो कंपनी होती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, टाटा की इंडस्ट्रीज हो गई, और उसके साथ साथ हम जैसे यूनिलीवर की कंपनी है ना। तो इस प्रकार की जो कंपनी होती हैं जिनके एंटिटीज खुद ओन करते हैं, उनका मालिकाना उन पास खुद का होता है, ऐसी कंपनी को हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। ये खुद ओन करते हैं, है ना, उनके राइट्स उनके पास होते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल हमने बता दिया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गई, उसके साथ साथ आपके BMW हो गया, है ना, उसके साथ महिंद्रा हो गई। तो इस प्रकार एयरटेल हो गया, VI हो गया, है ना। तो इस प्रकार की जो एंटिटीज होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर ओन करती हैं, जिनके पास उनके खुद के राइट्स होते हैं, वो खुद कंपनी को संचालित करते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। अब है ज्वाइंट सेक्टर। देखिए ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है? ऐसे सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट उसके साथ, देखिए गवर्नमेंट हो गई, अब प्राइवेट बिजनेसमैन हो गए, है ना, और उसके साथ साथ पब्लिक हो गई। इस प्रकार जो तीनों लोग मिल करके कोई सेटअप या फिर कोई चीजें अगर ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, या फिर उसको स्टार्ट करते हैं, तो इस प्रकार के सेक्टर को ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ज्वाइंट सेक्टर में करीब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज्वाइंट सेक्टर में दो भारत के लोग भी शामिल हो सकते हैं और फॉरेन के लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो इनमें इनका शेयर बटा होता है। अब शेयर की बात करेंगे तो गवर्नमेंट एंटिटीज की करीब इसमें हो जाएगा आपका 26%, ठीक है, हाँ 26%। अगर ये प्राइवेट ओनरशिप की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। और उसके साथ जो पब्लिक होती है वो करीब अपना 29% शेयर लगाती है ना, इस प्रकार से। और उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ ठीक है 29%। और उसके साथ अगर और जो रिमेनिंग है तो वो और शेयर होल्डर लगा सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर फॉरेन एंटिटीज आती है तो इसमें जो होता है गवर्नमेंट का जो हिस्सेदारी होती है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 25% होती है, ठीक। और जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं उनकी 20%, और जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनका भी 20% होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो पब्लिक बच जाती है जो वो करीब इसमें 35% अपना शेयर इन्वेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो शेयर इन्वेस्ट कर दिया भारत के लोगों ने और फॉरेन के जो बिजनेसमैन अगर वो, तो इस प्रकार के सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सेक्टर। आज इसके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, इसके एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे तो जैसे मारुति उद्योग हो गया, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये हो गया। फिर गुजरात फर्टिलाइजर्स हो गया, है ना। तो इस प्रकार के जो भी सेक्टर्स हैं, है ना, उसे क्या बोलेंगे हम? ज्वाइंट सेक्टर। क्या बोलेंगे? जहां पे गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट के लोग मिलकर के किसी स्टार्टअप को या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को वेलफेयर के लिए स्टार्ट करते हैं, तो इस प्रकार के सेक्टर को हम ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचा है ट्रिपल पी मॉडल, जिसको हम क्या कहते हैं?
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए इसमें क्या होता है, आप इससे समझ लीजिए, ये पब्लिक है, प्राइवेट है और पार्टनरशिप, और कुछ लोग मिलकर के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसमें से ये लोग सभी लोग की हिस्सेदारी होती है, और ये जो लोग क्या करते हैं कि कोई भी काम है ना, पब्लिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप करने के लिए, उनकी सुविधाओं को सहूलियत प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसी को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे में अगर मेट्रो रेल बनाना हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल मेट्रो रेल का कोई प्रोजेक्ट है, तो इसमें से गवर्नमेंट मिलेगी, प्राइवेट के लोग मिलेंगे, और जो पार्टनरशिप करके और कुछ लोग मिल करके इस परियोजना को लागू करेंगे। कहीं से अगर बहुत बड़ा गार्डन बनाना है ना, गार्डन बनाना हो, या फिर पार्किंग बनानी हो, ब्रिजेस बनाने हो, रेलवे नेटवर्क मेट्रो बनाना हो, या पब्लिक के लिए कोई सुविधाएं प्रोवाइड करनी हो, तो इस प्रकार से जो भी शेयर मिला करके चीजें स्टार्ट की जाती हैं उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल पी मॉडल, ठीक है, ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, और इससे मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारे के सारे कवर कर दिए हैं। इससे बाहर तो शायद मे भी क्वेश्चन जब पूछे तो आप देख सकते हैं, मैंने पूरी टॉपिक कवर करा दी है, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसको रिविजन करिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और इसके बाद ये चैप्टर हम यहाँ पे एंड होता है, और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट के बारे में। और कम से कम आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दीजिए, कम से कम उनको भी हेल्प हो जाएगी। ऐसे यूट्यूब पे तो बहुत सारे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस प्रकार से बहुत कम लोग हैं जो आपको क्लास 10th लेवल के लिए बेसिस पे पढ़ा रहे होंगे। तो मेरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, अपने इतने सारे अपने डेटा डाल रहा हूँ कि कम से कम आपको फायदा हो। ऐसे बहुत कम है सबके पास भाई डिजिटल बोर्ड है वो पढ़ा रहे हैं, और डिजिटल बोर्ड भी मेरे पास आता तभी मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता। तो टॉपिक मुझे चाहिए कि टॉपिक क्या पढ़ाना है ना। तो मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि आप कम से कम समय में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ, ठीक है। वीडियो बनने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।